अगर हम व्याकरण को गणित के फॉर्मूलों की तरह ना देखकर अपने आसपास की दुनिया को समझने के एक तरीके की तरह देखें तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। भाषा एक बिखरी हुई दुनिया को ऑर्डर में लाने का हमारा अपना तरीका है बस। हाँ, वही ना। और इस पूरे ऑर्डर को बनाने की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से शब्द से, जिसे हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। पहली और दूसरी स्लाइड में भी यही लिखा है। परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, पर इस लंबी परिभाषा से ज्यादा अच्छा वो हिस्सा है जो स्लाइड में एक शानदार ट्रिक की तरह दिया गया है। अरे हाँ, मुझे भी स्लाइड में जो ट्रिक दी गई है वो बड़ी अच्छी लगी। उसमें बस इतना लिखा है कि जिसका नाम हो वही संज्ञा है। बस यही मास्टर की है, जिसका नाम हो बराबर संज्ञा। दुनिया में या इस अनंत ब्रह्मांड में जो भी मौजूद है, अगर हम इंसानों ने उसको कोई नाम दे दिया है तो वो ऑटोमेटिकली संज्ञा बन गया। ये ट्रिक दिमाग के लिए कभी फेल नहीं होती। पर एक मिनट, यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है दिमाग में। जैसे मान लीजिए चश्मा है या किताब है, लैपटॉप है, वो तो दिखती है तो ठीक है कि संज्ञा है। पर इस कमरे में जो हवा है या मान लीजिए मुझे भूख लग रही है, इनका क्या? ये तो दिखती नहीं है, इनका तो कोई आकार भी नहीं है। हाँ, ये बहुत कॉमन डाउट है और इसका जवाब हमारी उसी परिभाषा के आखिरी दो शब्दों में है, गुण और भाव। ओह अच्छा, यानी फीलिंग्स। हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों को तो प्रोसेस नहीं करता जो आंखों से दिखती हैं। हवा, भूख, डर या आजकल का सबसे ज़रूरी उदाहरण ले लीजिए, वाईफाई का सिग्नल। इनका रूप नहीं है पर अस्तित्व तो है। इनका असर हम महसूस करते हैं ना। सही बात है, वाईफाई के बिना तो आजकल कुछ चलता ही नहीं है। तो यानी जब कोई छात्र कहता है कि मुझे टेंशन हो रही है, तो वो एक ऐसे एहसास को नाम दे रहा है जो दिखता नहीं है। बिल्कुल, ताकि भाषा काम कर सके और हम दूसरे को बता सकें कि हम क्या महसूस करें। इसलिए जो सिर्फ महसूस होता है उनका भी नाम होता है और वो भी संज्ञा है। तो इस हिसाब से अगर हम तीसरी स्लाइड देखें जहां 4 मुख्य उदाहरण दिए हैं, राम, किताब, दिल्ली और खुशी, ये सब अलग अलग कैटेगरीज दिखाते हैं ना, एक फ्रेम बनाते हैं। ये चारों दरअसल 4 अलग स्तंभ या पिलर्स हैं। राम एक व्यक्ति है, किताब वस्तु है, दिल्ली स्थान और खुशी एक भाव है। ये 4 स्तंभ हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि नाम सिर्फ इंसानों के नहीं होते। अच्छा, पिक्चर से याद आया कि इन सबको हम एक ही कैटेगरी में तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर दुनिया के सारे नाम एक ही डब्बे में डाल दिए तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। इसी वजह से चौथी स्लाइड में संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं और 5वीं स्लाइड पहले प्रकार यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करती है, जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, हाँ। और इसकी ट्रिक है यूनिक नाम बराबर व्यक्तिवाचक। जैसे राम या दिल्ली या गंगा, ये सब अपने आप में अकेले और खास हैं, एकदम यूनिक। सही पकड़ा। यूनिक है इसलिए व्यक्तिवाचक है। दुनिया में नदियां तो हजारों हैं पर गंगा सिर्फ एक ही है, वो अकेले अपनी पहचान रखती है। इसको 12 से 14 साल के छात्रों के दिमाग में फिट करने के लिए मैं एक दूसरा उदाहरण रखती हूँ। जैसे सुपर हीरो शब्द है, वो तो आम शब्द है, कोई भी हो सकता है। पर अगर मैं कहूँ बैटमैन या शक्तिमान, तो तुरंत एक अकेले यूनिक कैरेक्टर की छवि बनती है। हाँ, बैटमैन की एक ही कहानी है, एक ही सूट है, वो अकेला है, तो वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहीं से दूसरे प्रकार का कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, छठी स्लाइड, जो जातिवाचक संज्ञा पर है। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, जनरल नाम जो होते हैं। क्योंकि अगर दुनिया की हर कुर्सी, हर पेड़ का एक अलग यूनिक नाम होता तो दिमाग तो डर के मारे ही बंद हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए दिमाग ने शॉर्टकट निकाला, एक जनरल कैटेगरी या जातिवाचक बनाने का। स्लाइड की ट्रिक भी यही कहती है, जनरल नाम बराबर जातिवाचक। सड़क पर 50 तरह के पेड़ हैं तो सबका बायोलॉजिकल नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम बस उन्हें एक जनरल कैटेगरी में डालकर पेड़ कह देते हैं। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। यानी बैटमैन व्यक्तिवाचक है और सुपर हीरो जातिवाचक है। अर्थात दिल्ली एक व्यक्तिवाचक है लेकिन शहर एक जातिवाचक है। सही जा रही हैं आप। इन दोनों के बीच का फर्क ही व्याकरण की सच्ची समझ है।
पर चलिए अब आते हैं 7वीं स्लाइड पर, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए लगता है क्योंकि इसकी ट्रिक है फील करो पर दिखे नहीं। जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी। इस उम्र के छात्रों को तो वैसे भी रोज नए नए इमोशंस और हार्मोन्स हिट करते हैं। हाँ, कभी बिना बात का गुस्सा, कभी अचानक से खुशी। पर इनको समझाने के लिए मैं एक सूटकेस का उदाहरण दिमाग में रखती हूँ हमेशा। ये बड़ा ही मजेदार तर्क है। सूटकेस का उदाहरण वो कैसे काम करता है? मतलब जिसे हम फिजिकली हाथ लगाकर छू नहीं सकते, जिसे किसी डब्बे या सूटकेस में पैक करके बेड के नीचे नहीं रख सकते ना, बस महसूस कर सकते हैं। वही भाववाचक है। मैं अपनी खुशी को पार्सल करके दादी के घर तो नहीं भेज सकती ना। क्या बात है, ये बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी है। और भाषा का यही हिस्सा हमें अपनी अंदरूनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सिखाता है। बिना भाववाचक संज्ञा के तो कोई गीत या कहानी लिखी नहीं जा सकती। वाकई इमोशंस को शब्द देना ही तो इंसान होने की निशानी है। पर अब इस जज्बाती दुनिया से बाहर निकलकर 8वीं स्लाइड पर चलते हैं, जहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा की बात हो रही है, मटीरियल नाउन। हाँ, यहाँ नाप-तौल और हिसाब किताब होता है। इसकी ट्रिक दी है कि जिसे माप या तौल सकते हैं वो द्रव्य है। जैसे पानी, दूध, सोना, ये वो पदार्थ हैं जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं। 1 मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है और मुझे एक छोटा सा पुशबैक देना पड़ेगा। छात्रों को सिखाने के लिए हम कहते हैं कि किराने की दुकान पर जाओ और वहाँ से 5 किलो चीनी लेते हैं या तेल लेते हैं। वहाँ तो ठीक है कि किलो और लीटर में नाप लिया, पर पैसे का क्या? पैसे का क्या मतलब? मेरा मतलब है पैसे तो हम गिनते हैं ना, 1 रुपया, 100 रुपये, तौलते तो नहीं है ना हम पैसे को। तो उस हिसाब से पैसा किस श्रेणी में आएगा, मटीरियल या कॉमन नाउन? बहुत अच्छा और गहरा सवाल उठाया आपने। यहाँ बड़ों के दिमाग चक्कर खा जाते हैं। देखिए, रुपया या सिक्का जिसे आप फिजिकली 1, 2 करके गिन रही हैं, वो जातिवाचक यानी कॉमन नाउन में आता है, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स को गिन रही हैं। अच्छा। लेकिन जिस मटेरियल से वो सिक्का बना है, जैसे सोना या चांदी, वो द्रव्यवाचक होगा। द्रव्य का सीधा सा नियम है जिसका अपना कोई तय आकार ना हो। पानी का कोई आकार नहीं, चीनी के ढेर का कोई आकार नहीं। ओह, अच्छा, यानी फोकस उस चीज के बेसिक मटेरियल पर है, उसके गिनने वाले फॉर्म पर नहीं। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी और हेल्पफुल था, वरना लोग हमेशा पैसे को लेकर कंफ्यूज ही रहते। हाँ, और अब अगर हम 5वें और आखिरी प्रकार की तरफ बढ़ें, जो कि समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन है। इसका चीट कोड 9वीं स्लाइड में बड़ा मस्त दिया है। एक शब्द में कई लोग। एक शब्द बराबर कई लोग या चीजें, जैसे सेना या परिवार। ये दिमाग का एक और शॉर्टकट है एनर्जी बचाने का, है ना? बिल्कुल सही। सड़क पर 100 लोग खड़े हैं तो किसी को बताने के लिए उन 100 लोगों के नाम थोड़ी ना लेंगे, हम बस भीड़ कह देते हैं। दिमाग ने 100 लोगों को एक ही यूनिट में कंप्रेस कर दिया। इसको क्रिकेट मैच वाले उदाहरण से अगर हम और क्लियर करें तो पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। मैदान में 11 खिलाड़ी हैं, विराट, रोहित, सबके अपने यूनिक नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गए। सब आमतौर पर खिलाड़ी हैं तो जातिवाचक हो गए। सही जा रही हैं आप। और जब वो एक साथ मिलकर खेलते हैं तो वो एक टीम बन जाते हैं। एक अकेला शब्द टीम और उसमें पूरा ग्रुप समाया हुआ है, यानी समूहवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ भी मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगर मेरे परिवार में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो क्या सिर्फ 2 लोगों के ग्रुप को भी समूहवाचक मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे। समूहवाचक का मतलब संख्या से नहीं है, बल्कि उस यूनिट से है। चाहे संख्या 2 हो या 20, जब तक वो एक इकाई या यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें एक समूह ही माना जाएगा। परिवार शब्द हमेशा समूहवाचक ही रहेगा। कमाल का डिजाइन है ये भाषा का। पर अब आती है दूसरी स्लाइड। एक 12 साल का छात्र एग्जाम हॉल में डर के बैठा है और दिमाग पर टाइम का प्रेशर है। वो इन 5 प्रकारों को एक साथ रिकॉल कैसे करेगा? इन्हें याद रखने का आसान तरीका क्या है? इसके लिए विजुअल ट्रिक सबसे अच्छी होती है। इस स्लाइड में 5 आसान आइकॉन्स दिए गए हैं। पहला, एक स्टार जो किसी चमकते हुए अकेले और यूनिक व्यक्तिवाचक को दर्शाता है। दूसरा, एक बॉक्स
जो जातिवाचक के जनरल डिब्बे को दिखाता है। तीसरा एक हार्ट यानी दिल का निशान जो फील होने वाले भाववाचक के लिए होगा। और चौथा एक स्केल या तराजू जो नापने तौलने वाले द्रव्यवाचक को दर्शाता है। और आखिर में लोगों का एक आइकन जो समूहवाचक को रिप्रेजेंट करता है। एकदम सही। ये 5 सिंबल्स स्टार, बॉक्स, हार्ट, स्केल और पीपल किसी भी स्टूडेंट्स के लिए एक चीट शीट का काम करते हैं। इनको पेपर पर ड्रॉ किया और सारे उदाहरण दिमाग में खुद ही एक कहानी की तरह आने लगेंगे। एकदम ब्रिलियंट तरीका है ये। लेकिन थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, जब तक मैदान में उतर के प्रैक्टिस नहीं की जाती, कॉन्सेप्ट पक्का नहीं होता। तो चलिए स्लाइड्स 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा लाइव रैपिड फायर टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ 4 शब्द बोलूंगी, आपको बताना है कि वो कहाँ फिट होंगे। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। देखते हैं हमारे बनाए हुए लॉजिक्स कितना काम आते हैं। पूछिए आप। ठीक है, तो पहला शब्द है खुशी। अब मेरी विजुअल ट्रिक के हिसाब से मुझे यहाँ हार्ट का आइकन दिख रहा है। मैं इसे सूटकेस में पैक तो नहीं कर सकती ना, इसे सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। तो ये होना चाहिए भाववाचक संज्ञा, बिल्कुल, क्योंकि इसे फील होती है। आपका डिडक्शन पूरी तरह से सॉलिड है। अब दूसरा शब्द लीजिए। दूसरा शब्द है पानी। अब इसे गिन तो सकते नहीं कि भैया 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो। तौलने की या लीटर की बात आती है, यानी ये वो पदार्थ है जिसको मापा जाए। तो उस हिसाब से ये जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में। एकदम 100% करेक्ट। जिसको नापा या तौला जाए वो द्रव्य। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा है राम। अब राम किसी जनरल कैटेगरी का नाम तो नहीं हो सकता, ये तो किसी का यूनिक और अकेले का नाम है। तो हमारा वो स्टार वाला आइकन यहाँ लगेगा। ये सीधा जाएगा व्यक्तिवाचक में। सही कहा ना? बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। और अब आखिरी और सबसे ट्रिकी शब्द लेते हैं, सेना यानी आर्मी। इसे आप कहाँ रखेंगी? तो चाहे लोग कितने भी हों, ये एक ग्रुप है, इसीलिए ये होगा समूहवाचक संज्ञा। फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। इस छोटी सी प्रैक्टिस ने दिखा दिया कि अगर रीजन आउट करके पढ़ा जाए, हर कॉन्सेप्ट के पीछे का क्यों और कैसे समझा जाए, तो रटने की कोई जरूरत नहीं होती। मेमोरी खुद ब खुद लॉक हो जाती है। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन सच में पूरा हुआ। डरावनी लगने वाली ग्रामर एक्चुअली दिमाग का बस एक फाइलिंग सिस्टम है, यह हमें अच्छे से समझ आ गया। और वही ना, जिसका नाम हो वो संज्ञा है, और उसके 5 आसान प्रकार हमने कितने बढ़िया तरीके से देखें। ये पूरा फ्रेमवर्क दर्शाता है कि इंसान इस अनंत दुनिया को कैसे देखता और समझता है। व्याकरण भाषा का डर नहीं, भाषा की पावर है।